नमस्कार, आप सबका TILT के दर्शकों का गोष्ठी के प्रोग्राम में स्वागत है। पूरा देश आज इलेक्शन के माहौल से की चर्चा हो रही है। दूसरे चरण की मतदान हो चुकी है। 1 महीने के अंदर एक नई सरकार बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस सरकार के सामने अभी जो चरमराया हुआ अर्थव्यवस्था है देश का, उसको ठीक करने का क्या एजेंडा होना चाहिए। और टैक्सेशन के मुद्दे पे अगर हम देखें तो GST और इनकम टैक्स एक दो ऐसे प्रश्न हैं जिस पे नई सरकार को काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। जो अभी स्थिति है पूरे देश में, क्या वो सही है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ मिस्टर NK वेणु साहब हैं, फाउंडर एडिटर द वायर न्यूज एजेंसी, जो बहुत पॉपुलर हुई है पिछले कुछ सालों में अपने न्यूट्रलिटी को लेकर के, खास करके जो मीडिया का जो रोल होना चाहिए इस देश में और प्रजातंत्र में। हमारे साथ विमल जैन साहब हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन हैं, PhD चैम्बर्स से हैं। और मिस्टर रजनीश कुमार साहब हैं, अभी जस्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिटायरमेंट हुआ है। सर, काफ़ी इशूज़ पे चर्चा करेंगे, जैसे फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ी समस्या बन के आई है। तो मैं सबसे पहले NK वेणु साहब, स्वागत है आप तीनों का, से शुरुआत करूँगा कि जो नई सरकार जो बनने जा रही है 1 महीने में, उस सरकार के सामने जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो इकॉनमी की हालत है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इकॉनमी रिसेशन मोड में जा चुका है। टैक्सेशन फ्रंट पे आपने देखा है कि जिस तरह का रेवेन्यू का पोजीशन है, इनकम टैक्स की तरफ या GST की तरफ जो कलेक्शंस के फिगर्स आए हैं, फिजिकल डेफिसिट की जो फिगर्स हैं, हमारे सामने जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, BJP और कांग्रेस, उनके इलेक्शन के मैनिफेस्टो भी अवेलेबल हैं। उनको उस सब के मद्देनज़र आपका अपना क्या ओपिनियन है कि क्या क्या गवर्नमेंट के सामने एजेंडा होना चाहिए, जो नई सरकार जो भी बनाती है आने वाले 5 सालों के लिए। देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी तो सरकार का ये होना चाहिए कि इकोनॉमी को किस तरह रिवाइव किया जाए। द लास्ट 5 years, two major crises we have faced in the last 5 years. There has been no revival of private investment. अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब सरकार कहती है कि हम खुद खर्चा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, मगर जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसका रोल ज़्यादा बड़ा होता है इन्वेस्टमेंट GDP ग्रोथ में और हर चीज़ में, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे रिवाइवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 5 साल से इसका रिवाइवल जो है, इस सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वाई इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉट पिकिंग अप? इसके कई कारण हैं। एक तो कारण कहा जाता है, जो इनके जो एडवाइज़र ने, जो अरविंद सुब्रमण्यम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो छोड़ गए हैं, उन्होंने किताब लिखी है, नहीं वो किताब बहुत पढ़ने लायक है वो, और उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, ट्विन बैलेंस शीट जो इशू है, जो उन्होंने ये पहले बार रेस किया था इकोनॉमिक सर्वे में, कि सारी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में जो टॉप 30-40 कंपनीज हैं, वो सारी बैंकों में ओवर लेवरेज होके पड़ी हुई हैं, और उनका सारा आगे इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। बैंक्स ही नहीं लेंड कर रही हैं, बिकॉज जब तक बैंक बैलेंस शीट ना रिपेयर हो, वो नहीं लेंड कर रही है। जब तक इनके अपने जो बैलेंस शीट रिपेयर ना हो, ये आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। और शैलेंद्र जी, ये तो कुछ हद तक तो BJP UPA को ब्लेम कर रही थी, वो बात सही है, जो शुरू वहाँ से हुआ था, मगर पिछले 1 साल में ऐसी कंपनियां बिल्कुल जो उनका दिवालिया हुआ है, AAA रेटिंग से 1 हफ्ते के अंदर D रेटिंग हुई। IL&FS 1 लाख करोड़ 90,000 करोड़ IL&FS का अभी डेट है, अनरिपेड। अब ऐसी कंपनियां, जेट एयरवेज जैसी कंपनियां आप देखिए, लीडिंग एविएशन कंपनी मानी जाती थी, वो भी बिल्कुल NCLT और बैंक्रप्सी उनका भी डिक्लेयर हो चुका है। Zee TV जैसी कंपनियां, मैं इसलिए इन कंपनियों को नाम ले रहा हूँ कि ये सारी कंपनियां अपने अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनीज हुआ करती थी। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का हाल है। इनफॉर्मल सेक्टर का तो आप पूछिए ना। डिमोनेटाइजेशन के बाद इनफॉर्मल सेक्टर पे देयर हैज बीन नॉट इवन बीन एन व्हाइट पेपर। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी सम एनालिसिस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, बट दिस गवर्नमेंट हैज फॉट शाई ऑफ इवन स्टडिंग द इनफॉर्मल सेक्टर. The truth there is so forbidding that we are not even looking there, you know. तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसानों का जो मुद्दा जो है इलेक्शन में, सबसे अहम मुद्दा किसानों का, उनके जो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं एग्रीकल्चर की क्या है। और फाइनली मैं बोलूँगा शैलेंद्र, आई हैव नेवर सीन अ 5 year पीरियड
in India's economy. I've been 35 years in journalism. I've been watching Indian economy for 35 years. I've not seen a 5-year period जिसमें 7% का ग्रोथ रहा हो. हालांकि ग्रोथ डिक्लाइन कर रहा है, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ 7. और एक्सपोर्ट ग्रोथ वर्चुअली जीरो रहा हो, वर्चुअली जीरो. पहले 4 साल तो जीरो. अभी थोड़ा पिकअप हुआ है, मगर अगर एवरेज अगर पूरा देख लें 5 साल का, 1-2% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है. और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है इंडिया के लिए, क्योंकि इसी पीरियड में जो इंडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ग्लोबली, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को थोड़ा ठीक किया है. वियतनाम, चाइना, ये कंबोडिया, लंका, या इन सब ने जो चाइना से जो लेबर इंटेंसिव जो एक्टिविटी जो बंद हुई है वहाँ पे, चाइना हैज मूव टू द नेक्स्ट स्टेज टेक्नोलॉजी. वो तो हाईटेक एरिया में चले गए. वो सारा बांग्लादेश, इन लोगों ने कैप्चर किया. इंडिया नहीं कर पाई है. और एक्सपोर्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट पे. और छोटे उद्योग हमारे एक्सपोर्ट को ड्राइव करते हैं, और इससे डायरेक्ट लिंक है छोटे उद्योगों का जो ध्वस्त होना हमारे यहाँ, और एक्सपोर्ट का इस तरह बिल्कुल फ्लैट. तो ये बड़ी बड़ी क्राइसिस, इसके बारे में मैं कुछ सुनता ही नहीं हूँ. और ये सरकार पिछले 5 साल में मेरे इलेक्शन मोड में रही है. ये अगला इलेक्शन कैसे जीते, और इन सब चीज़ों में इनका ध्यान दिया तो नहीं है. अगली सरकार के लिए एजेंडा पे दे रहे हैं जो भी है, हाँ, जो चाहे ये रोजगार पे अगर फोकस मोदी जी करें. अगली बारी आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे मिनिस्टर लाएं. टैलेंट की भी कमी है, जो 24 घंटे इन चीज़ों पे फोकस रखें. मतलब ऐसा नहीं हो कि IL&FS एकदम दिवालिया हो गए, पता ही नहीं था. ओके, सो विमल जी, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके वेन्यू साहब ने बताया है कि एक्सपोर्ट्स का जो है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम जितने भी डेवलप इकोनॉमीज को देखें, तो एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट जो है और जो कंपोनेंट है लगभग एक चौथाई तो होता है. 25%. अब चाइना का उठा के देखें आप, तो अभी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस चाइना के पास है, उसके बाद जर्मनी आता है. गिर रहा है, चाइना का भी गिर रहा है. और चाइना का भी गिर रहा है, लेकिन उनका कंपोनेंट जो है पीक पे था 24% था, और अभी गिरने के बाद उनका कंपोनेंट मैं देख रहा था 19% है. अब देखें कि अब आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें टैक्सेशन का कोई हाथ है कि गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी रही है जिसमें कि एक्सपोर्ट्स को जो है जितना महत्व देना चाहिए था हम नहीं दे पाए, हमारा एक फोकस एरिया होना चाहिए था, नहीं हो पाया. आप कैसे देखते हैं इस इशू को? देखिए, आपने टैक्सेशन पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछा है कि एक्सपोर्ट का हमारे जीडीपी पे क्या इफेक्ट है और एक्सपोर्ट में हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे. अगर एज ए होल जीडीपी आप देखें, मैं सुन रहा था मेरे साथ एक कलीग बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कंट्री एज ए होल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है. देयर आर सो मेनी रीजन फॉर इट. क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है? फिर एक्सपोर्ट एक पार्ट है जीडीपी का, जिसको आपने 1/3 कहा. थोड़ा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है. India is growing around 6.5% to 7%. Fiscal deficit they want to contain around 3%. They are trying their best at investment. We started the investment. Private is not investment. coming in India. I do agree there are challenges, no denial. And these are carry forward challenges from 2014. We should not blame the ruling party as on date, saying that they are not, of course, to certain level they are not being able to perform. I do agree, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा रीजन क्या रहे उसके. जैसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे क्वेश्चन किया. अब आप देखिए फिजिकल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, मैनिफेस्टो की बात करते हैं, अगर आप टैक्स का पैसा एग्रीकल्चर लोन वेवर के लिए देने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ आएगा पैसा? अब दोनों पार्टियां अगर ये बोले कि हमने ये लोन माफ किया, हमने ये पैसा आपको फ्री दे दिया, ये पैसा टैक्सेशन टैक्स पेयर से कलेक्ट किया है आपने, आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाइए, रोड पे लगाइए, इंडस्ट्री पे लगाइए, तब ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. तो हमें समझना पड़ेगा ये जो दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं जो 2019 के लिए आगे बढ़ रही हैं. मैं तो पहले उनसे ये कहूंगा, एक्सपोर्ट आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आप उसे सपोर्ट ही नहीं करते. हाँ, टैक्सेशन की जब आपने बात की कि टैक्सेशन से क्या इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं जीएसटी पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं. जीएसटी में एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, नो डिनाइल. जीरो रेटेड मतलब आप एक्सपोर्ट कीजिए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. तो दो रूट है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक आईजीएसटी रूट, ऑन एक्सपोर्ट यू पे आईजीएसटी एंड टेक रिफंड, और दूसरा रूट है कि एक्सपोर्ट कीजिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो भी आपने इनवर्ड आईटीसी, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पे टैक्स दिया, उसका रिफंड मिलेगा. रिसेंटली प्रॉब्लम क्या हमने देखी एक्सपोर्ट सेक्टर में, आईजीएसटी का जो रिफंड है वो तो स्मूथ हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन रिफंड ऑफ आईटीसी नहीं आ रहा. गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है, गवर्नमेंट ने कई सर्कुलर भी इशू किए, एंड गवर्नमेंट ट्राई टू स्टैंडर्डाइज आल्सो कि ये एक्सपोर्ट का जो रिफंड है वो
स्मूथ हो, स्टैंडर्डाइज हो और लोगों को रिफंड टाइमली मिले। अब जब हम एसएमई और एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी की आपने बात की, आप थ्रेशोल्ड से स्टार्ट कीजिए। आप अगर अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे तो थ्रेशोल्ड जो एक होता है रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का, दैट इज अराउंड 75 लाख टू 1 करोड़ रुपीस। पैन वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। इंडिया में हमने थ्रेशोल्ड कितना लिया? 20 लाख रुपए जब हमने स्टार्ट किया। और उसमें भी एक कंडीशन डाल दी कि अगर दिल्ली ओखला से अगर मैं गुड़गांव माल बेचूंगा तो मुझे एग्जिबिशन नहीं मिलेगा। तो आप बताइए, जो एसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, वो ये चाहता है कि नहीं आप मुझे ये टैक्सेशन की पॉलिसी में मत डालो, मुझे छोटा छोटा बिजनेस करने दो जिससे मेरे ऊपर कंपल्सन ना आए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले तो उन्होंने सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख में इंटर स्टेट को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम 13 अक्टूबर 2017। गुड्स के लिए उन्होंने अब 40 लाख किया है, उसमें भी आप इंटर स्टेट नहीं कर सकते, यानी आप दिल्ली से गुड़गांव नहीं बेच सकते। तो आपने क्या किया? जब एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं एसएमई और एमएसएमई सेक्टर हूं, तो एक चीज क्या होती है, मुझे आप टैक्सेशन के बारे में बताइए, आप मुझे ये बोलिए कि मैं बिजनेस करूं, तो बिजनेस के लिए आपको टैक्सेशन पॉलिसी को ईज करना पड़ेगा, कन्वीनियंट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है। मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, कांग्रेस का भी देखा, बीजेपी का भी देखा, और मैं दोनों की बातें देख रहा था। बीजेपी बोल रही है हम भी एसएमई एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, कांग्रेस भी कह रही है, बट रियलिस्टिक टर्म में हमने इतने सालों से देखा है जो एसएमई और एमएसएमई सेक्टर है उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए। जीएसटी आया, जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल में दोनों पार्टी, सेंटर 1/3 वेटेज है, स्टेट 2/3 वेटेज है, सब मिलके 3/4 मेजोरिटी से कोई डिसीजन ले सकते हैं, बट बाय कंसेंसस एक भी डिसीजन जीएसटी में बाय वे ऑफ वोटिंग नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस बीजेपी कमिंग टुगेदर इन मेकिंग पॉलिसी। My only worry is that why outside the world one party say Gabbar Singh tax, one party say good and simple tax. Why can't they come forward and make it a point? It is for the nation as a whole. So when you talk about export promotion and development, export is a big bang word, but that to be supported by infrastructure, Make in India initiative, FDI investment, employment generation, as on date updated technique and knowledge. So what I'm looking into, जो भी गवर्नमेंट है, मेरा टेक ये होगा कि आप एक्सपोर्ट को जब प्रमोट करना चाहते हो ना, एक सेक्टर बनाइए उसका, स्पेसिफिक सेक्टर। एंड आई एग्री विद हिम, देयर शुड बी, वी गॉट लर्नड मिनिस्टर्स, one learned minister only focusing on export. Export बढ़ेगा, you will get more FDI, more foreign currency into the country, and make sure we are competitive when we are comparing with China, comparing Germany, and comparing SAARC countries. There are certain policy issues. तो जो एक्सपोर्ट है उसको हम एक्सपोर्ट नहीं मानते, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, बट ये जरूर कहना चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट आए वो ये देखे कि एक्सपोर्ट को हम टैक्सेशन के साथ सपोर्ट करें, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करें। सर, ये विमल जी ने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए कि नई सरकार का फोकस कहाँ होनी चाहिए, उनकी आंखें कहाँ होनी चाहिए, और जो एजेंडा है एक्सपोर्ट्स के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने एक टू डू लिस्ट भी दिया कि ये एक फॉलोइंग थिंग्स अगर आप करेंगे तो एक्सपोर्ट्स विल पिक अप, इकॉनमी विल डू बेटर। अब सर इशू ये आ रही है कि डायरेक्ट टैक्स साइड से अगर हम देखें, इनकम टैक्स के साइड से क्या किया जा सकता है जिससे कि सर उसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़े इकॉनमी के ऊपर, रिवाइवल हो, इंडियन इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो सके। क्योंकि सर अगर ये देखा जाए, अगर हम जैसा इन्होंने कहा सार्क कंट्रीज़, मैं देख रहा हूँ सर एशियान और मे बी बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात हो रही है, तो ग्लोबली सर ये ट्रेंड तो है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को धीरे धीरे घटाया जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट की भी एजेंडा थी कि 25% तक कर सके, कुछ हद तक उन्होंने किया भी, छोटे उद्योगों के लिए किया था, छोटे उद्योगों के लिए उन्होंने किया था, लेस देन 2 करोड़ सर, नहीं वो बीच में तो अभी चेंज इस बजट में भी किया, 50 करोड़ तक का भी किया, तो कुछ हद तक किया उन्होंने। बट कहीं न कहीं सर ये सरकार के सामने उनकी हाथ बंद जाती है। वो क्या होता है सर, मतलब ये क्या रेवेन्यू कलेक्शन जो है, क्या उनका टारगेट फिक्सेशन में प्रॉब्लम होता है सर, जैसे कि डेफिसिट बढ़ जाती है, डेफिसिट बढ़ती है तो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाता है। तो सर इसको क्या एक्चुअली सर होता क्या है इनकम टैक्स साइड से? रेवेन्यू कलेक्शन तो उनका सबसे बड़ा एम तो रहता ही, और हमारी जो फीलिंग है कि ये बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू टारगेट में डाल देते हैं इनकम टैक्स के लिए बजट में। अच्छा सर, खर्चे पहले एस्टिमेट, मतलब जो खर्च करना होता है पहले कमिट कर लेते हैं। जीएसटी से इनको लार्ज नंबर ऑफ कंसेशंस देने पड़े पिछली बार, कंसिडरेशंस अदर देन इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, तो वो जो शॉर्टफॉल उधर से आ रहा था, इस बार
के बजट में, इंटरिम बजट में बैलेंसिंग फिगर इन्होंने इनकम टैक्स में डाल दी, लेकिन इकोनॉमी का तो एक लिमिट है जिसमें कि पैसा आएगा। राइट सर। तो जो नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड था वो तो रहा, बट इट डिड नॉट गैलप टू ब्रिंग दैट 60,000 or 65,000 crore more. राइट सर। So this government will start with a fresh budget with a liability. उनके पास to एक that बैगेज हो गया सर। baggage हो हाँ, जाएगा, एक इनका बैगेज हो अपना गया है। सर। Plus, as my colleague was saying, that this Kisan Samman has been increased to हाँ, और सारे all फार्मर्स further. को सर अभी So एक्सपेंड liability करना will चाहते further हैं। expand from 75,000 crore annual, as Finance Minister said in the budget, to a much larger figure. Now, on one hand, they want to get revenue, and income tax is a very convenient way of getting revenue without any liability. But then ultimately, it is the taxpayers who will have to bear, the industry has to bear largely. In India, we have a very peculiar situation that all over the trend is that in the personal income tax is higher than the corporate tax. करेक्ट सर। But still, we are in the mode of corporate tax being higher than हायर the. देन दिस, यस करेक्ट सर। One thing for in the private sector also, which this data shows, the large revenue collection comes from public sector undertaking. राइट सर, एकदम बात This सही has है never been debated. करेक्ट सर, करेक्ट Why it happens? Most of the top taxpayers would be LIC, SBI, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, like that. करेक्ट सर। One pocket to another. हाँ, ONGC, If and one side they say that they are not efficient, public sector undertakings are not efficient, so they should be privatized. But the taxes are not coming from that side. So this requires a study. Why it happens that? राइट सर, बात सही है सर, बहुत वैलिड पॉइंट है। Very valid. हम And अपने And if all of us bear the burden, then taxes will come down for everybody. करेक्ट सर, एग्जैक्टली सर। I was wondering, I mean, I want to ask, actually, Rajnish ji, ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद इन्होंने सरकार ने एक पूरी सूची बनाई थी कि इतने लोग कट से इतना टैक्स कलेक्ट होगा, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, और मेरे ख्याल कुछ 13-14 लाख पता नहीं लोग थे, उसमें से कुछ बचे 18 लाख 18 लाख लोगों का हाँ। identify उसमें से मैं अभी लेटेस्ट मैंने सुना है कि ज़्यादातर लोगों ने अपना एक्सप्लेनेशन देके निकल गए हैं, और केवल अब वो 80,000 कुछ लोगों पे कुछ 2-3 लाख करोड़ का कुछ डिमांड है। तो साहब ये इन्वेस्टिगेशन कब तक चलता रहेगा? ये मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्षमता है कि इतने लोग अपना नॉर्मल काम छोड़ के इतने लोगों के पीछे लगे रहे? No, to begin with, see, Is a valid question, no? it's absolutely valid question that probably at that time political leadership could not visualize this. They didn't consult the department also. Now evaders are very clever, and they are assisted by. See, my experience has Good been quality that, professionals. That 3-4 days after demonetization, the corridors of the income tax department used to be empty. All professionals vanished. वो अपने पैसे ठिकाने लगाने के लिए और अपने क्लाइंट के लिए ऐसे कुछ जगह पकड़ाने के लिए। Now I will tell you, see how they have done this, and government could not visualize in the beginning. Clearly they couldn't visualize. Suppose that 3-4 non-district persons had bank accounts, and I had tons of money. I went to him, so that allow me to deposit money in your bank account. Now I'll give you 10% or like that. So he agreed, because he's hungry today, so he needs money today. Tomorrow he'll see that notice comes, whatever. He will not bother. So money was deposited in his account. Then RTGS instructions were given to the banks that transfer this money to these 10 accounts. So 30 crore deposited, transferred to 3 crore each to 10 accounts. Now those 10 accounts, another set of instruction of RTGS to another. Okay. 10 branch, pyramid, pyramid type of thing. So now we didn't have wherewithal to run to each account. Now we went to the first one. He said, sir, ये तो झूठ बोल दिया सर, हमको भी कमीशन नहीं दिया, मेरे अकाउंट में डाला था, वो आदमी है। नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, ये बोलना बहुत जरूरी है। जरूर है, बोलिए, जरूर बोलिए। देखिए, demonetization and GST, the big word we are talking about. My take on both the subject matter is we have come with little preparation. We have not maturely prepared. Now, tax evaders in this country, when we are talking about, my humble request to whole nation, we are not for the tax evaders. And law should not be made looking at the tax evaders. Honest taxpayer must be rewarded.
When you are making law, it should not be looked at one person and two person who are evading the taxes. And why both the parties? Both are the important party for country. They make it a point that they will really praise and reward honest taxpayer. If anyone is involved in a tax evasion, why these parties are taking biased call and taking some biased, thought process? He talked about IL&FS, talked about JTF. We have number of issues in the past as well. I said it's a carry forward one. But why can't we make a policy, those who are tax evader, they will be handled with a firm hand. Yesterday I was talking, you talked about FDI. One client came up to my office and asked me, Mr. Jain, I want to invest money to start business in India. And I'm comparing this proposal to Uganda, African country. What would be your take? I said, you invest your money in India, India is very good. He simply says, Vimal ji, aapko मालूम नहीं है, युगांडा में 15% का टैक्स है और ये सारे लफड़े से बाहर एक इंडस्ट्री बैठाने के लिए यहाँ पे जो प्रियम्बल है इंडिया के अंदर, ये प्रियम्बल आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप इन प्रियम्बल को खत्म कीजिए, ट्रांसपेरेंट कीजिए, और जो टैक्स इवेट, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, डीमोनेटाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत अच्छा था, जीएसटी में जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, ओनली हमारी प्रिपरेशन में कमी रह गई। तो हम इंडस्ट्री में अगर एफडीआई चाहते हैं, हम चाहते हैं देश में एफडीआई आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी एमपी को, किसी भी लीडर को इस एरिया को पिक करना पड़ेगा, पिक करके like you are grooming your own child. If you see that properly policies are being made, properly executed and supported, where there is no place for the tax evasion. मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने यहाँ पे रेज किया है, और सिर्फ आप देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं, कई दशक से देख रहे होंगे आप, खास करके जो रिफंड की जो इशू है टैक्स पेयर का, और जहाँ कहीं सर ने बताया कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर फाइनलाइज कर लेती है, उसके बाद सोचती है कि सर अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे में इनकम टैक्स एक ऐसा हेड है जिसमें लास्ट में जाते हैं कि ठीक है अब इस सारा एडजस्टमेंट के बाद अब इनकम टैक्स बचा है, सब डाल दो इधर, ठीक है, डाल दिया। पिछले साल भी शॉर्टफॉल हुआ सर रेवेन्यू कलेक्शंस में, फिर इस साल लास्ट ईयर साढ़े इनकम टैक्स टारगेट वाज 9 crore 80 lakhs, March 18 I'm talking, हाँ हाँ 9 crore 80 lakhs, and revised target was 10 crores 5 lakhs. 10 lakh 10.5 lakhs crore, हाँ राइट सर, and we reached 10.303. थोड़ी सी, So we had reached almost even revised one. पिछले साल काफी हद तक नजदीक आ चुके थे, But in this interim budget, we estimated two. हाँ, अब इस बार फिर से 75,000 करोड़ बढ़ा दिया गया, बिकॉज किसानों के लिए जो है एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने लाई, उसके लिए एडिशनल बजट की आवश्यकता थी, और भी था, forgoing that tax up to 5 lakhs. तो अब सबसे बड़ी सर समस्या ये है कि आज भी जो रिफंड है, लाखों ऐसे टैक्स पेयर मिलेंगे जिनका रिफंड की जो ग्रीवांस है सर, वो तो बहुत फंडामेंटल ग्रीवांस है किसी भी टैक्स सिस्टम में, जिसको एक अच्छे टैक्स सिस्टम को सबसे पहले रिफंड को एड्रेस करना चाहिए। और आज भी छोटे मोटे तो ठीक है टैक्स पेयर्स करदाता बड़े रिफंड है, वो तो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट यू राइट। तो अब कहीं ना कहीं जो नई सरकार की एजेंडा होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है हम ऐसे इशू करें कि रिफंड को आर्टिफिशियली नहीं रोकें। अब जैसे इस बार का फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना था तो रिफंड बहुत पहले रोक दिया गया, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंडिचर कट किया, जैसे जेटली साहब ने कहा कि साहब हमने एक्सपेंडिचर कट करके फिस्कल डेफिसिट को 3.4 पे मैनेज कर लिया। अब इशू ये है कि एक तरफ एक्सपेंडिचर आप कट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो रिफंड को रोक रहे हैं, तीसरा ये है कि कुछ टैक्स पेयर से टैक्स भी ले लिया जाता है लास्ट में। ठीक है, थोड़ा बहुत पोर्शंस होते हैं कि अगले बार आप एडजस्ट कर लें, आप रिफंड क्लेम कर लें, ये भी चलता है। कहीं न कहीं ये नई सरकार का किसी न किसी को सर एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। किसी एक मैं शैलेंद्र, मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देयर इज अ मेंबर ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन, ही इज अ IAS ऑफिसर, ही इज रिटन एन आर्टिकल, I'll share his numbers with you. He's drawn a table where he has shown with actual numbers, he has shown that about 1,20,000 crore of money collected through IGST, and what he was saying, the input credit not given exporters, plus compensation cess to states, plus that component of IGST which was supposed to go to the states. If you total all that, 1,25,000 crore, and under the GST law, they were supposed to be kept in a separate, specific sections. They were kept a separate reserve fund. They have been taken in the consolidated fund of India.
Now this is a completely irregular thing that the center has done. This has to be corrected whichever government comes. उसका रिप्लाई जब पूछा गया सरकार से तो वो कहने लगी जी ये तो एडजस्ट हो जाएगा, अभी हमने यहाँ ले लिया, जब देने की बात आएगी अगले साल से वो, इसका मतलब अगले साल जो सरकार आएगी उस पर बर्डन नहीं है। they'll have to, when they do draw the balance sheet, they'll have to start with minus this. ये तो पे करना है ना, पे करना है. You put it on the next government, whichever the government. It may not be Modi, it may be some coalition. But this is what political class they have been doing earlier also. They've been doing it. No, but मेरा कहना है कि जब ये सरकार आई थी तो ये सरकार ने यूपीए को इसी इशू पे ब्लेम किया कि भाई ये इन्होंने अपने सारे बर्डन हम पे ट्रांसफर कर दिए और ये हम खत्म कर रहे हैं. इनका वायदा था, आपको याद होगा. जेटली ने खास कर बोला कि हम ये नहीं करेंगे, मगर उन्होंने भी यही करा है. और इससे फिस्कल जो वित्तीय घाटा का जो इशू है ये अगले सरकार के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है. ये भारी पड़ेगा. इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने एक्सपेंसेस के और दूसरा इसमें ना एक्रूअल बेसिस पे, व्हाट आई एम सेइंग दैट एक्सपेंडिचर शुड बी ऑन एक्रूअल बेसिस लाइक ऑल अकाउंटिंग इज डन. यू नो, आप कहीं फ्यूचर उसका कैश फ्लो अभी ले रहे हो, इट्स ऑल वेरी डाइसी. सलेंदर जी, एज ए बजट दो साइड है, सब समझते हैं पूरी पब्लिक. एक रेवेन्यू साइड है, एक एक्सपेंस साइड है. हम एक्सपेंडिचर ऐसे अभी मैं एक्सपेंडिचर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, हम रेवेन्यू में भी अगर फोकस करें ना, रेवेन्यू में इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मेजर कंट्रीब्यूटर. टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अराउंड 10% today, but developing country must have around 17%. I'm saying this is the standard tax to GDP ratio for country like us. We are falling sort of 7%. What is the reason for There's that? one intervention. Center plus states is about 14%. No, agree. 10 is center. Try tax. to understand. What I'm saying, I'm talking about center at the moment. I take his input 14%, still far behind 3%. What I'm saying, why can't we start discussing how revenue can be increased further? What are the way forward? What we can do? See, GST rate or income tax rate, we are discussing. Why rates are so high? Some products which are charged at 28%, we have discussed at length when we started GST, and then we have taken out all those products from 28% to 18% or 12%. I'm saying that first and foremost would be there should be GST rate, and there will be only two rates. Exactly, I agree with him. Maybe 15% and 5%, and one would be the nil rate. Which is what Congress is thinking actually, what he's saying. I will not say Congress or BJP at this point of time. Congress is saying, but whether they will do it, because they're a part of GST Council, why they are not initiating? I'm only saying, I'm not talking for the political line. I'm talking about what we can do to ensure my revenue grows and fiscal deficit contained. Then whatever you're projecting expenses, let me complete my revenue part. When I'm talking about tax to GDP ratio, I'm saying GST rate and personal income tax rate. Look at, I've seen in the history, past years, whenever you reduce the rate, your revenue goes up. You increase the compliances with each. Now, when I'm going to second forward, you promote and support. Promote and support means what? When you identify, okay, you're reducing the rate, you put the compliances. Now we are talking about digitalization. Make the system robust so that tax evaders are not running away. Third, which I'm talking about, you said these taxation policies in both the manifestos, I've seen all gloomy picture. Only point which I want to draw, that whether this gloomy picture are going to be executed for the country as a whole. Coming to the expense side, I can tell you the debate part. When interim budget 6,000 rupees was announced for the agriculturists, there are both parties spokespersons sitting there. One party saying we have announced 6,000 rupees for agriculturists. Another party said 6,000 में होगा क्या? It's 18 rupees per day. I said आप मुझे बताइए 6,000 को आप 72,000 पे कर दीजिएगा या 1 लाख कर दीजिएगा. Can you do that unless you have revenue? You are only talking about expenses. That too, those expenses going only for the waiver of hard-earned taxpayer money. This is not the budget India is looking at. We are mature economy. We are developing economy. We have to think twice, both the party perspective, where from my revenue will come and where I'm going to expense. Like normal household, I got 1 lakh rupees as my revenue. I must plan my all the expenditure. As per my revenue. 1 lakh. सो इसी नोट पे मैं अपने सारे मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूँगा. बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले हैं और बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अर्थव्यवस्था में जाने की ज़रूरत है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत सफ़र किया है. गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि गवर्नमेंट जो है इकॉनमी में बहुत सारे पैसे को पंपिंग कर सकती है. बहुत बड़ी चैलेंज ये भी है कि क्या इस तरह के जो भी
ग्रोथ अभी रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स साइड के हुआ है कि उन पैसों को क्या हम सिर्फ सोशल जस्टिस में लगाएं या सिर्फ किसानों को दें? अगर उधर दें तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सफ़र करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करेगी, बहुत तरह का डेवलपमेंट सफ़र करेंगे। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो नई सरकार के सामने आएगी। मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करना अलग बात होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पास्ट में अगर देखा जाए इतिहास को तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत कुछ प्रॉमिसेस किए मैनिफेस्टो में, लेकिन जब सरकार बनी तो उन चीज़ों को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। शायद वो सही भी है क्योंकि मैनिफेस्टो की कोई सैंक्टिटी है नहीं, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो मैनिफेस्टो में बहुत तरह की चीज़ें की जाती है। बट नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें, हम रोज़गार कैसे पैदा कर सकें, क्योंकि जिस यूथ की बात हो रही है, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है, कहीं न कहीं हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और जो नए जनरेशन जो आ रही हैं आगे जॉब मार्केट में, उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सोशल साइड में ऑफकोर्स हमारे हेल्थ एजुकेशन पे सरकार की फोकस रही है और आने वाले दिनों में भी कहीं न कहीं बजट ज़्यादा होने की आवश्यकता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जीएसटी जो हमारा रेवेन्यू को अर्न करने वाले जो दो हाथ हैं, एक हाथ इनकम टैक्स, दूसरा हाथ जीएसटी अभी चल रहा है। विमल जैन जी ने बताया कि टैक्स जीडीपी रेशियो कहीं न कहीं बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से इंडिया का अभी भी बहुत कम जा रहा है, इसको ऊपर करने की आवश्यकता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फ्रेश लिस्ट बने हैं, जो स्टॉप फाइलर्स हैं 2 करोड़ के आसपास जिनको नोटिसेस जारी होने वाली हैं। शायद रेवेन्यू कलेक्शंस में डायरेक्ट टैक्स साइड में थोड़ा और ग्रोथ आने वाले दिनों में दिखेंगे। जैसा कि रजनीश कुमार साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में पर्सनल इनकम टैक्स जनरली जो है ज़्यादा होना चाहिए, कॉर्पोरेट कम होना चाहिए, बट हमारे के यहाँ ठीक रिवर्स पोजीशन है। तो शायद हमारे पास अभी अगले 5 सालों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम इस लेवल तक लेके आएँ कि पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में जो ग्लोबल ट्रेंड है उसको हम मैच कर सकें। तो अगर इस सारी चीज़ों को देख करके अगली सरकार के समय सामने बहुत तरह की समस्याएं होंगी, और इन सारी समस्याओं से जूझते हुए खास करके टैक्सेशन साइड में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बिकॉज आज के दिन में जीएसटी ठीक है 1 लाख करोड़ का फिगर जो है क्रॉस कर चुका है। शायद इस बार भी अप्रैल के कलेक्शन आने वाले हैं, 1-2 दिनों में जो है वो डाटा भी आ जाएगा कि कितने कलेक्शंस हुए। बट शायद ये मैक्सिमम पोटेंशियल इकोनॉमी की है या नहीं है, इस पर भी एक स्टडी होना चाहिए। और रेवेन्यू जनरेट करने की इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है, और कहीं न कहीं जो एनपीएस हो रहे हैं और बहुत तरह के अनपेड लोन्स जो जा रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जो अगली सरकार को शायद एक अलग टीम बनाने की आवश्यकता है कि कैसे हम क्लोजली मॉनिटर करें इस तरह की जो चीज़ें हो रही है इकोनॉमी में। बैंकरप्सी एक बहुत बड़ा फेनोमेनन आज इमर्ज किया है पूरी इकोनॉमी में। इन सारे मद्देनज़र में अगली सरकार के लिए 5 साल बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। बट हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट टू द न्यू गवर्नमेंट एंड थैंक टू ऑल माय पैनलिस्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग TLT।